बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर 555 टाइमर के अस्टेबल ऑपरेशन के मुतालिक है। हमने लास्ट लेक्चर में मल्टी वाइब्रेटर को डिफ़ाइन किया था कि मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसके सिर्फ दो लेवल होते हैं, हाई लेवल और लो लेवल। इन दोनों लेवल के दरमियान में कोई तीसरा लेवल मौजूद नहीं होता, उसको हम मल्टी वाइब्रेटर कहते थे। हमने मल्टी वाइब्रेटर की कुछ टाइप्स देखी थी, जिनमें फर्स्ट वन थी स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, सेकंड थी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और थर्ड वन थी बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। का जो लेक्चर है वो 555 टाइमर के अस्टेबल ऑपरेशन के मुतालिक है कि 555 टाइमर अस्टेबल मोड में किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को डिफ़ाइन कर लेते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिफ़ाइन किया था। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर होता है जिसकी कोई भी आउटपुट स्टेबल नहीं होती, यानी इसकी दोनों हालतें अनस्टेबल होती हैं। इसकी वेव फॉर्म से ही ज़ाहिर है कि पहले इसके वेव फॉर्म की आउटपुट हाई है, फिर लो हो गई है, फिर हाई है, फिर लो हो गई है। तो आउटपुट में कंटिन्यूस चेंज आ रहा है। कोई भी स्टेट, चाहे वो हाई स्टेट है चाहे वो लो स्टेट है, कांस्टेंट नहीं है, उसमें कंटिन्यूस चेंज आ रहा है। इसको हम अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का नाम देते हैं। अब 555 टाइमर के अस्टेबल ऑपरेशन की सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी 555 टाइमर का सर्किट देखा था। तो ये जो पोर्शन है जो हाईलाइट किया गया है, तो ये 555 टाइमर का अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इस सर्किट के साथ दो रजिस्टर R1, R2 और एक कैपेसिटर C1 एक्सटर्नल तौर पर कनेक्ट कर दिए गए हैं, जो कि टाइमिंग नेटवर्क बनाते हैं। इसी टाइमिंग नेटवर्क की बदौलत हमें एक अस्टेबल आउटपुट मिलती है पिन नंबर 3 पे। तो आप आउटपुट को देख लें तो ये आउटपुट स्टेबल नहीं है। पहले आउटपुट हाई है, फिर लो हो गई है, फिर हाई है, फिर लो हो गई है। तो आउटपुट में कंटिन्यूस चेंज आ रहा है, तो इस वजह से इसको हम अस्टेबल ऑपरेशन कहते हैं 555 टाइमर का। अब इस सर्किट की फंक्शनिंग देख लेते हैं कि सर्किट काम किस तरह करता है। तो सबसे पहले जो VCC इस सर्किट को प्रोवाइड हो रही है, वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि VCC जो सर्किट को मिल रही है वो 15 वोल्ट है। अब ये 15 वोल्ट इस जो कंपैरेटर है इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इस कंपैरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारे के सारे रजिस्टर सेम वैल्यूज़ के हैं, 5 किलो ओम के। इस वजह से इसको 555 टाइमर कहते हैं। तो क्योंकि ये सारे रजिस्टर की वैल्यू सेम है, तो हर एक अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा। मतलब हर एक अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो 5 वोल्ट होगी। तो अब इस पॉइंट पर जो हमें वोल्टेज मिलेंगे वो हमें 10 वोल्ट मिलेंगे। मतलब ये 2/3 ऑफ VCC है। तो VCC हमारे पास 15 वोल्ट है, 15/3 हमारे पास आ जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 10 वोल्ट आ जाएगा। अब 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुई है, तो 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी वोल्टेज। तो इस पॉइंट पे जब हमें वोल्टेज मिलेंगे वो हमें 5 वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गए। तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज की मकदार होगी वो 5 वोल्ट होगी। मतलब 1/3 ऑफ VCC हमारे पास 15 है। 15 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 5 वोल्ट आ जाते हैं। इनिशियली कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज, कोई भी इसके पास एनर्जी सेव नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास जो चार्ज है अभी वो ज़ीरो है स्टार्टिंग कंडीशन में। तो अब जो कैपेसिटर की ये प्लेट है इस कंपैरेटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इस कंपैरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो चूँकि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ज़ीरो है और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 5 वोल्ट है, तो इस टर्मिनल पे वोल्टेज की मकदार ज़्यादा है, तो कंपैरेटर आउटपुट हाई कर देगा। और इस कंपैरेटर की जो पॉजिटिव इनपुट है वो ज़ीरो है और जो नेगेटिव इनपुट है वो 10 वोल्ट है। क्योंकि नेगेटिव इनपुट ज़्यादा है तो ये कंपैरेटर आउटपुट ज़ीरो कर देता है। तो इस सूरत में फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है। सेट का मतलब है, हमने RS फ्लिप फ्लॉप में देखा था कि जब हमारी नॉर्मल आउटपुट हाई हो जाती थी और इन्वर्टेड आउटपुट लो हो जाए तो उसको सेट कंडीशन कहते हैं। तो
अब सेट कंडीशन में नॉर्मल आउटपुट हाई हो जाएगी और जो इन्वर्टेड आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, मतलब इसकी बेस पे जब हाई सिग्नल मिलेगा, जब इसको आउटपुट हाई मिलेगी तब ये डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। जब इसको ज़ीरो मिलेगी आउटपुट पे तो ये डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑफ ही रहेगा। तो अभी ये डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो जो कैपेसिटर C1 है वो R1 और R2 के रास्ते चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज होते होते जैसी इसकी वैल्यू 5 वोल्ट से ज़्यादा होती है, अब ये 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो जैसे ही आप इस नेगेटिव टर्मिनल पे 5 वोल्ट से ज़्यादा होती है वोल्टेज, तो ये कंपैरेटर आउटपुट ज़ीरो कर देता है। अब दोनों कंपैरेटर की आउटपुट ज़ीरो हो गई है, लेकिन हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है अभी भी इसकी आउटपुट हाई रहेगी, क्योंकि हमने देखा था कि जब दोनों इनपुट ज़ीरो ज़ीरो होती हैं RS फ्लिप फ्लॉप की तो अपनी प्रीवियस कंडीशन को होल्ड पे रखता है। इस वजह से ये अपनी प्रीवियस स्टेट, मतलब इसकी आउटपुट हाई है तो इसको होल्ड पे रखेगा जब तक इस कंपैरेटर की आउटपुट हाई नहीं हो जाती, ये आउटपुट हाई रहेगी। तो कैपेसिटर चार्ज होते होते जैसे ही आप इसकी वैल्यू 10 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी, 10 वोल्ट से जैसी ज़्यादा होगी तो अब इस कंपैरेटर के जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पे वोल्टेज की मकदार ज़्यादा हो गई है इस नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये कंपैरेटर आउटपुट 1 कर देगा। जैसे ही आउटपुट 1 होगी तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। रीसेट का मतलब है कि जो इन्वर्टेड आउटपुट है वो हाई हो गई है और जो नॉर्मल आउटपुट है वो ज़ीरो हो गई है। अब जैसे ही इन्वर्टेड आउटपुट हाई होगी तो ये NPN ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसकी बेस पे एक हाई सिग्नल आ गया है, तो ये फ़ौरन अपनी कंडक्शन शुरू कर देगा। जैसे ये कंडक्शन स्टेट में आएगा तो ये जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था ये R2 के रास्ते तेज़ी से इस ट्रांजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब डिस्चार्ज होते होते जैसे ही इसकी वैल्यू 10 वोल्ट से कम होगी तो फिर से इस कंपैरेटर की आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। अब दोनों कंपैरेटर के आउटपुट फिर ज़ीरो ज़ीरो हो गई हैं, लेकिन क्योंकि RS फ्लिप फ्लॉप है तो ये अपनी प्रीवियस कंडीशन को बरकरार रखेगा। जब इसकी दोनों स्टेट ज़ीरो ज़ीरो होंगी तो ये अभी डिस्चार्ज होता रहेगा। फिर डिस्चार्ज होते होते जैसे ही इसकी वैल्यू 5 वोल्ट से कम होगी, तो 5 वोल्ट से जब कम होगी तो ये कंपैरेटर आउटपुट हाई कर देगा। जैसे ही ये कंपैरेटर आउटपुट हाई करेगा तो फ्लिप फ्लॉप ये से सेट हो जाएगा। सेट का मतलब है आउटपुट नॉर्मल है जो हाई हो जाएगी और इन्वर्टेड आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। तो अब फिर से ये डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा और जो कैपेसिटर है वो R1 और R2 के रास्ते पे से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब इसके वेव फॉर्म को देख लेते हैं कि जैसे ही हमने सर्किट को ऑन किया तो जो डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर है ये इनिशियली ऑफ था, तो कैपेसिटर R1 और R2 के रास्ते चार्ज होना शुरू होता है। चार्ज होते होते जैसी इसकी वैल्यू 1/3 ऑफ VCC मतलब 5 वोल्ट से जैसी ज़्यादा होती है तो इस कंपैरेटर की आउटपुट हाई हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी प्रीवियस कंडीशन को बरकरार रखता है। आउटपुट इसकी फिर भी हाई रहती है। ये चार्ज होते होते इसकी वैल्यू जैसी 2/3 ऑफ VCC मतलब जैसी 10 वोल्ट से ज़्यादा होती है तो ये कंपैरेटर आउटपुट को हाई कर देता है, तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है। रीसेट जैसे ही होता है तो हमारी जो इन्वर्टेड आउटपुट है ये हाई हो जाती है और कैपेसिटर इस R2 के रास्ते ट्रांजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। डिस्चार्ज होते होते ये जैसे ही 1/3 ऑफ VCC तक जाता है तो फिर से ये डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है और कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आती है वो कुछ इस तरह से आती है। ये हमारी फाइनल वेव फॉर्म है। कैपेसिटर इनिशियली चार्ज हो रहा है तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो हाई है। जैसे ही इन्वर्टेड आउटपुट हाई हुई है, मतलब इन्वर्टेड आउटपुट हाई होगी तो नॉर्मल आउटपुट ज़ीरो हो गई है, तो कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। डिस्चार्ज होते होते जैसे इसकी वैल्यू 1/3 ऑफ VCC तक गई है तो फिर से नॉर्मल आउटपुट हाई हो गई है और कैपेसिटर फिर से
चार्ज होने लगा है। ये फिर 2/3 और VCC मतलब ये 10 वोल्ट तक फिर से चार्ज होगा, और जैसे ही ये 2/3 VCC तक जाता है तो फिर फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है। रीसेट का मतलब है कि इसकी जो आउटपुट है फिर से 0 हो जाती है और कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होने शुरू हो जाता है। अब इसको हमने डिनोट किया, इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। TH जो आउटपुट जहाँ पे हाई आ रही है उसको हमने TH से डिनोट किया है, और जहाँ पे आउटपुट लो है वहाँ को इसको हमने TL से डिनोट किया है। वैसे इसको हम TC से भी डिनोट कर सकते हैं कि कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम, और TD से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि इस पोर्शन में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो TH जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो हमारे पास होता है एक जनरल इक्वेशन होती है कि कैपेसिटर की इक्वेशन है τ = RC होता है, फार्मूला है। तो ये 0.693 एक कांस्टेंट है और τ हमारे पास होता है RC। तो क्योंकि अब कैपेसिटर चार्ज होता है R1 R2 के थ्रू, तो हमारे पास आएगा R1 + R2 × C1, और कैपेसिटर जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका जो TL टाइम है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है R2 के क्रॉस इस ट्रांजिस्टर के थ्रू, तो TL हमारे पास आएगा 0.693 × R2 × C1। अब इनको अगर टोटल कर दें तो हमारे पास टोटल आएगा TH + TL। इन दोनों को अगर सम अप कर दें तो हमारे पास 0.693 और C1 कॉमन आ जाएगा और R1 + 2R2 आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम अगर F = 1/T मतलब 1 अगर ये टर्म कर लें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है F = 1.44 R1 + 2R2 × C1, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास हर्ट्ज़ में होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 555 टाइमर का मोनोस्टेबल ऑपरेशन देखेंगे।